तो जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रीजनलिज्म, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण कैसे होता है। आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत समझते भी होंगे इस बारे में कि क्षेत्र का मतलब क्या। हमने अभी तक जितने टॉपिक पढ़े आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़े। इस यूनिट को अगर आप समझना चाहें, इस यूनिट का पूरा ब्रीफ अगर आप एक तैयार करें, इस यूनिट के अंदर क्या था जब ये क्लास शुरू हुई, उस क्लास में हमने एक बात की थी कि हम जो है इस यूनिट के अंदर 1947 से लेकर के 1947 के बाद जितनी भी घटनाएं घटी हैं भारत में, मतलब जो भी हमारी राजनीति में हुआ है, वो सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। एक चीज थी हमारी राजनीति में प्लानिंग कमीशन, जो हमने गवर्नेंस में कवर कर लिया था। ठीक है। जो क्षेत्रवाद की राजनीति, मतलब कि जितने मुद्दे उभर करके आते हैं आज तक, जितने मुद्दे रहे हैं उन सभी पे डिस्कशन है। इसके बाद जैसे हमने कि महिला आंदोलन उभर के आए तो हमने महिला आंदोलन को जिक्र किया। ठीक है। दलित मुद्दे हैं, जाति के मुद्दे हैं, जनजातीय मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, फार्मर्स के मुद्दे हैं, ट्राइबल्स के जो जितने भी सारे मुद्दे हमें जोड़ने थे, लैंग्वेज के, भाषा के, और क्षेत्रीयकरण यानी कि स्टेट भी तो बने, स्टेट बनने की जो बात है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी कैसे आई, सिविल सोसाइटी के क्या रोल रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम डिस्कशन में ले चुके हैं। ठीक है। अब हम जो चीजें बातें कर रहे हैं, हम उन चीजों की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में आकर के एक टॉपिक बचता है जो क्षेत्रीयकरण का है। इसको कंप्लीट करने के बाद में एक टॉपिक और बचेगा आपका, जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से बनी हैं, किस तरीके से उभरी हैं, किस तरीके से इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। वो चीजें रहती हैं आपकी, और इलेक्टोरल रिफॉर्म आपके रहते हैं बस। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल रिफॉर्म को वो हम कल कल दोनों के दोनों एक साथ करवाएंगे, एक साथ दोनों को एक साथ में। ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम देखते हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयकरण कैसे हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रवाद होता क्या है, मतलब कि क्षेत्र की जब हम बात करें तो उसका मतलब ही ये होता है कि हम जो है किसी न किसी अपने एरिया को लेकर के उससे प्रेम करते हैं। ठीक है। उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वही क्षेत्रवाद है। जैसे मैं मान लूं कि मैं हरियाणा से हूं, तो मैं हरियाणा को लेकर के मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि मुझे गर्व है, मैं हरियाणवी हूं, मैं हरियाणा से हूं। कोई बोल सकता है मुझे गर्व है, मैं बंगाल से हूँ, मुझे गर्व है मैं झारखंड से हूँ, मुझे गर्व है मैं बिहार से हूँ, मुझे गर्व है मैं तमिलनाडु, मैं तमिल हूँ। अपने क्षेत्र को लेकर के उससे प्यार करना, उससे लगन रखना, उससे लगाव रखना, ये क्षेत्रवाद होता है। तो भारत जो देश है, भारत में ऐसी बहुत सारी विविधताएं मौजूद हैं जो क्षेत्रीयकरण करने में सहयोग करती हैं। जैसे जातीय मुद्दा है, ठीक है, धार्मिक मुद्दे हैं, भाषाई मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, यानी कि जितनी भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ये सब क्या है, एक पहचान को डिनोट करते हैं और एक एरिया को डिनोट करते हैं। हर एक एरिया की भाषा अलग मिलेगी, क्षेत्र की भाषा अलग मिलेगी। आपको हर एक क्षेत्र का धर्म भी हो सकता है वो अलग अलग तरीके से मिले। धर्म हो सकता है कि आपको लगे कि कहीं पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग जगह पे, लेकिन आपको मान्यताएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से मिलेंगी। जैसे हरियाणा के अंदर जब आप देखते हैं तो हरियाणा में एक खेड़ा परंपरा चलती है, खेड़ा सबको पता होगी, यानी कि गांव जब बसता है उस समय पे एक धार्मिक स्थल बनाया जाता है, आध्यात्मिक स्थल बनाया जाता है, जिसको खेड़ा बोला जाता है, जिसके ऊपर उस गांव में रहने वाला हर एक शख्स आकर के पूजा करेगा महीने में। ठीक है। वो एक दिन डिसाइड कर लेते कि इस दिन आए थे हम, इस दिन पूजा किया करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो पूरा गांव आकर के वहां पे पूजा करता है। वो उनकी अलग प्रथा है। ठीक है। उनका धर्म सेम हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अलग प्रथा है दूसरे राज्यों की तुलना में। कल्चर बिल्कुल अलग हो सकता है, पंजाब का कल्चर अलग मिलेगा आपको, मराठा कल्चर अलग, गुजराती अलग, ठीक है, हरियाणा का कल्चर अलग, राजस्थान का अलग, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सबका अलग कल्चर होगा। तो ये सारे जो समूह हैं, जितने भी ये समूह शामिल होते हैं, ये किस चीज का दावा करते हैं, ये एक पहचान का दावा करते हैं कि इनकी अपनी एक पहचान है। ठीक है। तो इस पहचान के स्वरूप ये चीज जरूर आएगी। जब भी आप अपनी पहचान को लेकर के बात करेंगे तो आपके बीच में हमेशा ही क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा ही होगा। एरियाज को लेकर के, अपने एरिया को लेकर के कोई ना कोई गर्व करेगा, कोई दूसरा उससे हो सकता है दिक्कत महसूस करे। ठीक है। तो उस दिक्कत के कारण क्या होगा, हमेशा
दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना लाजमी है। जैसे आप देखेंगे जब आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पे महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों से मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको कि उत्तर भारत के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। जैसे हिंदी भाषी लोग तमिल में चले जाएं तो हिंदी भाषी लोगों से दिक्कत होती है उनको कि तुम हिंदी भाषी लोग हमारे यहाँ मत आया करो, ठीक है। और वो कहते हैं कि यहाँ आओ तो हमारी भाषा आनी चाहिए तुमको। जैसे यहाँ पे हरियाणा में जब बात होती है, हरियाणा खैर हर बात को हंसी में लेने वाला प्रदेश है कि हर बात का मजाक बना देना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे बिहार से लोग आते हैं तो उनका मजाक ही करते हैं ये, ठीक है। लेकिन वो मजाक क्या है, वो मजाक एक सेंस में वो सच में मजाक नहीं होता है, उनके लिए मजाक है। लेकिन उससे तनाव तो पैदा होता ही है कि आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को जो है ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसकी पहचान को आप इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि बिहारी जो है, आप बिहारी को इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये कोई जैसे कोई गाली वर्ड है, इस तरीके से ट्रीट करना। ऐसे ही जैसे उत्तर भारत के लोगों के साथ में महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की पहचान जो है, ये पहचान जो है ये तनाव उत्पन्न करवाती है, ठीक है। योगेश अटल नाम के एक व्यक्ति, योगेश अटल ने क्षेत्रीयता को अनिवार्य रूप से, उन्होंने देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो है एक राष्ट्रवाद की घटना मानते हैं इसको। यानी कि ये कहते हैं कि जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद जो है वो एक माइक्रो लेवल पे नेशनलिज्म का उदाहरण है। माइक्रो लेवल पे नेशनलिज्म का उदाहरण है। एक देश जैसे नेशन बनता है वैसे ही हर एक स्टेट, क्षेत्र जो है वो, हर एक एरिया जो है वो अपने आप में अपनी एक नेशनल नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अपनी पहचान को दिखा करके वो बताता है कि मेरा नेशन ये है, ठीक है। संजीव बारू क्या कहते हैं, संजीव बारू ने भी यही बात कही है कि ये जो राजनीति में क्षेत्र जो है, क्षेत्रवाद की जो राजनीति है ये कोई नेचुरल फिनोमिना तो है नहीं, इस, ठीक है, कोई भौतिक इकाई तो है नहीं कि ये नेचुरल तौर पे बन के आई है, कोई ये मटीरियलिस्टिक चीज है, नहीं बन के आई है, इसको बनाया गया है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, ठीक है। क्या कहते हैं संजीव बारू इसको, कि जो रीजनलिज्म है ये आर्टिफिशियल क्रिएशन है, ठीक है। और रीजनलिज्म को, माइक्रो नेशनलिज्म कौन कहता है, योगेश अटल कहते हैं माइक्रो नेशनलिज्म। तो क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक बड़ी विशेषता है। तो क्षेत्रीय दल जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को लेकर के ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ज्यादा चिंतित रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो भारत में क्षेत्रवाद जो है वो अपेक्षित क्या हो सकता है कि वो सामाजिक राजनीतिक तत्व जो हैं उनकी अभिव्यक्ति, यानी कि भारत में अगर हम क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो भारत में क्षेत्रवाद इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कि वो सोशल पॉलिटिकल उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको एक्सप्रेस करेगा, उनको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो कौन से इंटरेस्ट उनके, वो इंटरेस्ट जो उनके मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स होती है, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम में जो कल्चर होता है वहां पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, वहां पे दिखाई नहीं दे पाते हैं। ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट तभी पैदा होता है जब उनको वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। रीजनल पार्टियों के उभरने का कारण भी यही था कि रीजनल पार्टियां उभर करके इसीलिए आई कि उनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये समस्या थी। तो क्षेत्रवाद के जो है हम ये नहीं कह सकते एक ही तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करके बताइए एक बार, पूजा पूछ रही है क्लास चल रही है क्या, क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई बोल नो के मुझे सर, को, नो सर, कोई चल प्रॉब्लम रही है नहीं आ रही। क्लास। तो पूजा मैसेज कर रही है, तो पूजा को उसमें मैसेज करके बताइए कि क्लास चल रही है, कोई भी कर दीजिए एक व्यक्ति मैसेज, ठीक है। तो क्षेत्रवाद के अलग अलग कई तरीके से हमें क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। यानी कि रीजनलिज्म कोई एक चीज नहीं है कि वो एक ही चीज है कि वो भाषा से दिखाई देगा। अब रीजनलिज्म मुद्दों से पता चलता है कि किन मुद्दों पे रीजनलिज्म दिखाई दिया है। देखिए एक मुद्दा ये होता है रीजनलिज्म का कि स्टेट बनते हैं और स्टेट जो है वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड होती है। वो रीजनलिज्म का मुद्दा है कि यहाँ पे जब क्या नाम है, टीडीपी पार्टी जब आंध्र प्रदेश में ये कहती है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए उसके स्टेट को, और उसके ऊपर बहस चलती है, तो इसका मतलब स्पेशल स्टेटस यानी कि उसको स्वायत्ता चाहिए, उसको स्पेशल अधिकार चाहिए सेंटर से।
जैसे हम देते भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल राइट्स देते हैं। जैसे हम गुजरात को देते हैं, महाराष्ट्र को देते हैं, एमपी को देते हैं, छत्तीसगढ़ को देते हैं। सेवन सिस्टर जो हैं हमारी उधर से, वहां पे जहां आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं, आज वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, आपको चेक करना कौन कब कैसे जीता है। ठीक है, आज वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि इलेक्शन चल रहा है देश के अंदर। 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ वहां पे, इन तीनों स्टेट में जो है आपको देखना है किस पॉलिटिकल पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया है, और अ, थोड़ा बहुत सोच के भी देखना क्यों ऐसे क्या हुआ, कि कौन सी पार्टी क्यों जीती, कौन सी पार्टी क्यों हारी, ये चीज। तो स्वायत्ता की जब हम बात करते हैं, जैसे कई बार होता है झारखंड के अंदर ये डिमांड उठती है, झारखंड स्पेशल स्टेटस में है, बिहार स्पेशल स्टेटस में है, उड़ीसा स्पेशल स्टेटस में है, लेकिन कई और स्टेट हैं जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस की डिमांड करता है, तेलंगाना जो अलग हुआ वो अपने इसी स्टेटस के कारण अलग हुआ। ठीक है, दूसरी चीज होती है, दूसरा जो रीजनलिज्म हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा संघ से एलिनेशन की फीलिंग। ठीक है, संघ से अलगाववाद होने की, यानी कि जिसमें तमिल आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, एक खालिस्तान आंदोलन था, तमिल आंदोलन चला था 1946 में, बहुत लंबा आंदोलन चला था, रेड बेल्ट के नाम से मशहूर हो गया था। ठीक है, कि ये एक तमिल द्रविडिस्तान बनेगा। ठीक है, द्रविडिस्तान के नाम से वो जगह जो है फेमस होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, वो आंदोलन चला था। फिर उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट जिसको आप कहते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब के अंदर, जहां पे ये सारे स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड के ऊपर खड़े हैं, सारे स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करते रहे हैं। फिर राज्य के लिए कि अपना स्पेशल स्टेट, अपना अलग राज्य ही बनाएंगे हम, अलग ही राज्य चाहिए हमें। क्यों चाहिए, उसके मुद्दे हो सकते हैं, अलग राज्य वाला मुद्दा हो सकता है, तो उसमें अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज के आधार पे कई लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज के आधार पे तो ठीक है, साथ में कह सकते हैं हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हम अलग रह के डेवलपमेंट करेंगे। कई लोग बोल सकते हैं हम एथनिक तौर पे अलग हैं, हमारी जनजाति या जातीय तौर पे हम अलग हैं, उस तरीके से हमें चाहिए। तो ये अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे राज्य के लिए आंदोलन भी हो, जैसे बोडोलैंड का आंदोलन है, गोरखालैंड आंदोलन चल रहा है, तेलंगाना बन चुका है, तेलंगाना आंदोलन काफी लंबा चला था। ठीक है, तेलंगाना बन चुका है उसके भी हाथ पे, अब बोडोलैंड और गोरखालैंड भी चले हुए हैं ये आंदोलन। ठीक है, तो कारण क्या है इसके पीछे, कारण ये हैं जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कहते हैं कि आधुनिकरण का सिद्धांत, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी देते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, कि रीजनलिज्म क्यों बढ़ रहा है, रीजनलिज्म इसलिए बढ़ रहा है कि हम मॉडर्न होते गए हैं, और मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या है कि डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, और लोग अपने कल्चर को सेव भी करना चाहते हैं। तो कल्चर भी सेव करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, और अपनी भाषा और भाषा को भी अपने ऊपर डोमिनेंस करके रखना है। इसलिए ये कहते हैं आधुनिकरण का सिद्धांत। फिर इसके बाद जैसे अभाव की संस्कृति, मार्क जिगेसमियर क्या कहते हैं, मार्क जिगेसमियर कहते हैं कि अभाव की संस्कृति का मतलब है कि लैक, ये कह सकते हैं हम कि किसी स्टेट के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास कम है, या किसी स्टेट की डेवलपमेंट जो है, वो स्टेट बहुत बड़ा है लेकिन उस स्टेट की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तो हो, एक एरिया में हो रही है और एक एरिया में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जैसे कि यूपी है, उसके पूर्वांचल भाग में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं दिखती, जबकि उसका जो पश्चिमी भाग है उसमें काफी अच्छी डेवलपमेंट दिखाई देती है। ठीक है, उत्तरांचल वाला भाग जो है उसमें जो है वहां पे डेवलपमेंट कम दिखाई देती है। इसी तरीके से क्या है कि अभाव की संस्कृति पैदा होती है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए अलग स्टेट की डिमांड उठ जाती है, स्वायत्ता की डिमांड उठ जाती है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड उठ जाती है, मूवमेंट खड़े हो जाते हैं। फिर होता है समृद्ध संस्कृति, ये एक थॉमस जन जी हैं, थॉमस जन जी, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है समृद्ध संस्कृति। समृद्ध संस्कृति के कारण भी जो है वो स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड उठती है, और क्षेत्रवाद जो है उससे बढ़ता है, कि कोई संस्कृति कोई कल्चर बोल सकता है कि हमारा अलग स्टेटस है, हम थोड़ा सभ्य हैं। ठीक है, कोई कल्चर बोल सकता है कि हमारी मान्यताएं अलग हैं, इनसे अलग हैं, इनके साथ क्यों रहे हम, हमें अलग बनाइए, अलग स्टेट होना चाहिए। वो कह सकते हैं कि हमें ऑटोनमस चाहिए अपने कल्चर के लिए, हम अपने कल्चर को बचाना बचाना चाहते हैं, इस तरीके से। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं इन 3 थिंकर के द्वारा, ये 3 कारण इन्होंने बताए हैं। इसके बाद और भी हैं, कई और हैं, जैसे इकबाल नारायण का है विपक्ष की राजनीति का सिद्धांत, कि विपक्ष जो है वो चाहता है अपनी राजनीति को बढ़ाना, अपने स्टेट के इंटरेस्ट को ज्यादा आगे ला करके। रॉबर्ट हार्टगेवर हैं, इन्होंने असमान विकास मॉडल कहा है कि
विकास मॉडल जो वो एक समान नहीं है, एरिया वाइज डिवाइड हो रखे हैं, एरिया वाइज डेवलपमेंट हो रही है, एक एरिया की होती है, एक की नहीं होती। जिसमें नहीं हो रही वो डिमांड उठा देता है कि हमें अलग रहना, हमें ऑटोनोमस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, मायरन वीनर का एक कॉन्सेप्ट है माटी पुत्र का सिद्धांत, मायरन वीनर ने ये दिया है। स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर काफी अच्छा लिखते हैं ये, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इनकी किताब है मायरन वीनर की। ठीक है, तो माटी पुत्र का सिद्धांत ये देते हैं कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग, इस तरीके से। तो अतुल कोहली जो है, अतुल कोहली का एक लेख है, क्या लोकतंत्र जातीय आंदोलन को समायोजित कर सकता है। ठीक है, ये उनका लेख है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है वो कारण जो है रीजनलिज्म के जो कारण है उनके बारे में बात करते हैं, और लोकतंत्र के साथ जो जातीय आंदोलन का उदय हुआ है उसकी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है वो साथ की साथ जो भारत में डेमोक्रेसी तो चली ही है, डेमोक्रेसी के साथ में जो है कास्ट मूवमेंट भी जो है वो खड़ा रहा है, एथनिक मूवमेंट भी खड़े हुए हैं। ठीक है, कास्ट की राजनीति, एथनिक राजनीति, ये सब खड़ी हुई है। अतुल कोहली ने जो है क्षेत्रीय आंदोलन को उल्टा यू वक्र कहा है, उल्टा यू यानी कि उल्टे यू के तौर पे इसने कहा है कि ये एक ग्राफ बनाता है, उल्टा यू ग्राफ के तौर पे इसने बात की है। ठीक है, तो ये कहता है कि एक आंदोलन की जीवनी के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तो होता है नेतृत्व प्रदान कौन करेगा, उसके पास संसाधन कितने हैं एक आंदोलन के पास। दूसरी तीसरी बात होती है बाहरी समर्थन कितना है उनके पास, एक आंदोलन तब चल सकता है। ठीक है, तो इकबाल नारायण ने जो है अपनी पुस्तक में, एक उनकी किताब है रीजनलिज्म, एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं कंप्लीटली। ऐसे कैसे, बस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो यहाँ पे भी हम जुड़ जाएं इस चीज को पढ़ते हुए। तो भारतीय संदर्भ में जब ये बात करते हैं, भारतीय संदर्भ में जो है क्षेत्रवाद की का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं इकबाल नारायण, रीजनलिज्म एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकता है, ये सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, रीजनलिज्म जो हो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। नकारात्मक इसलिए हो सकता है कि कोई अलगाववाद की बात कर दे कि हमें देश से अलग होना है। सकारात्मक इसलिए हो सकता है, पॉजिटिव इसलिए हो सकता है कि वो देश में डेवलपमेंट की बात करे, उससे डेवलपमेंट बढ़े, देश की पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाए इससे, ये भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो भारत में इंडिपेंडेंस के दौरान जो है, जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद होने से पहले जो वो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स को जो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड थी। एक तो थी जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में जो प्रोविंस थे, जो स्टेट थे, वो आते हैं एक जगह पे। ठीक है, और दूसरी जगह पे आते हैं आपके जो रियासतें हैं, रियासतें जो स्वदेशी राजकुमारों के शासन में थी, यानी कि जो देश के अंदर रियासतें थी उनके कंट्रोल में जो राजकुमार थे, राजकुमारों ने रियासतें कंट्रोल कर रखी थी, उनकी अपनी रियासतें होती थी। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो 562 रियासतों की बात होती है। ठीक है, कई जगह 552 भी लिखा हुआ है कि 552 रियासतें थी। ठीक है, लेकिन ये रियासतें जो ये क्राउन के अधीन थी, क्राउन यानी कि ब्रिटेन के जो महाराज हैं उसके अधीन थी, उसके अधीन काम करती थी। ठीक है, तो ये दो तरीके की यूनिट थी भारत में। ठीक है, इनको जोड़ना था। हालांकि क्या है कि भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो ये बन करके आता है, इसमें क्या किया गया कि इसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की बात की गई, दो इंडिपेंडेंट सोवरन नेशन वो बनाने की बात की गई। ठीक है, जिसके अंदर एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, तो रियासत जो थी, जो जितनी भी रियासतें थी, उनको उनके सामने कुछ ऑप्शन रखे, उनकी चॉइस रखी गई, और तीन चॉइस रखी गई थी। एक चॉइस ये थी उनके सामने कि भारतीय, कि वो भारत जो भारतीय इंडियन कॉलोनी है जो उसके अंदर शामिल हो जाए। दूसरी रखी गई कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तीसरी रखी गई वो किसी में शामिल ना हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अपना खुद का नेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 552 रियासतों में से, ठीक है, 552 ही लिखा हुआ यहाँ, 552 में से 549 रियासतें तो जो है वो भारत में शामिल हो गई। कुछ रियासतें पाकिस्तान में भी गई थी, 565 रियासतें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 565 नहीं है, ये आंकड़ा 552 रियासतें थी जिनको जोड़ा गया था। 552 में से 549 आ गई, तीन बच गई। तीन रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात के साथ में पड़ता है, हैदराबाद जो है नीचे जाके
हमारे जो आंध्र प्रदेश है, अभी फिलहाल में तेलंगाना के अंदर आता है हैदराबाद, वहां पे पड़ता है। कश्मीर ऊपर, जिसका डिस्प्यूट चलता ही रहता है। ये 3 रियासतें थी। इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है। हैदराबाद ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जूनागढ़ भी कह रहा है हम पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है। लेकिन कश्मीर कह रहा था कि हम ना पाकिस्तान में ना भारत में, हम अकेले रहेंगे। ठीक है। हैदराबाद को ये गाइडलाइन दी गई भारत सरकार के द्वारा कि देखिए, आप बहुत दूर हैं, पाकिस्तान में शामिल कैसे होंगे? पाकिस्तान में शामिल होंगे तो हम आपका हर एक रास्ता बंद कर देंगे, आप कैसे जाएंगे बताइए? आपका एयर स्पेस हम बंद करेंगे, आपको बाई रोड नहीं जाने देंगे, कैसे कनेक्ट होंगे? ये थोड़ा सा रैशनल होने की बात थी। इंडियन गवर्नमेंट यही कह रही थी कि थोड़ा रैशनल होके सोचिए कि आपको फायदा कहाँ पे है, आप वहां जाके क्या करेंगे? सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम हैं, आपका निजाम जो है वो मुस्लिम है, और जनता जो है वो 50-50 है, आधी मुस्लिम आधी हिंदू, इसलिए पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मत चाहिए। ये गाइडलाइन थी। लेकिन वो माने नहीं। तो सरदार पटेल ने क्या किया, वहां पे पुलिस फोर्स भेज दी, हमारी सेना गई, सेना ने कार्रवाई की और निजाम को गिरफ्तार कर लिया, हमारे हिस्से में आ गई। दूसरी थी जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था वो था मुस्लिम, जनता जो थी वो थी हिंदू। ठीक है। जनता हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। तो शासक कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, जनता कह रही कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। तो यहां पे बात ये उठी कि कैसे किया जाए। तो भारत ने कहा कि देखो, आपकी बात भी रख लेंगे, जनता की भी रख लेंगे, जनमत संग्रह करवा लेते हैं। जनमत संग्रह हो गया। जनमत संग्रह में होना क्या था, भारत के पक्ष में वोट आए, सारे के सारे, शायद 5 से 7 वोट थे जो पाकिस्तान के पक्ष में जाने वाले थे, और कोई वोट नहीं आया। तो जूनागढ़ भारत में शामिल होगा, और जूनागढ़ का जो निजाम है, जो शासक है, वो भाग करके पाकिस्तान ट्रांसफर कर गए। तीसरी रियासत बच गई हमारे पास, कश्मीर की। कश्मीर की रियासत का मुद्दा बड़ा था, क्योंकि कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीर ने जो है मना कर दिया था, ना हम भारत में ना पाकिस्तान में। पाक कश्मीर ने ये बात बोली तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये मुस्लिम है यहाँ पे जनसंख्या, और राजा जो है वो हिंदू है, तो जनसंख्या जो पब्लिक है, पॉपुलेशन जो है, इस पब्लिक को भड़काते हैं राजा के खिलाफ। पब्लिक भी नहीं भड़क रही थी, बहुत सेकुलर स्टेट था वहां पे कश्मीर। समस्या ये बनी वहां पे कि पाकिस्तान की सेना के लोग कबीलाई भेष में, कबीलाई एक जनजाति थी वहां पे, कबीलाई हमला करवाया गया। ठीक है। कबीलाई हमला करवाया और पाकिस्तान के टैंकों में भर भर के लोग आए, और पाकिस्तान की आर्मी के लोग वहां पहुंच गए, तो उन्होंने कश्मीर पे हमला किया। इसमें क्या था कि साथ में जो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी कि ये तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो जबरदस्ती अपने अंदर कर रहे हैं। उन्होंने भारत के पास लेटर लिखा, नेहरू जी को बोला कि हमारी मदद करें, पटेल जी को बोला कि हमारी मदद करें। पटेल जी ने वहां पे शर्त रख दी कि ठीक है, मदद करने को तैयार हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर साइन करने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि क्या शर्त बताओ? तो उसने कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा आपको, हम आपके अंदर शामिल हो रहे हैं, हमें स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। ये 370 जो बात होती है वो उसी टाइम आई थी, और उसमें किसी एक का ये कह दे कि एक किसी एक ने कोई एक लेके आया था, पूरी संविधान सभा थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और हमें यह भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है कोई भी निर्णय लिया गया तो वो आम सहमति से लिया गया था, वोटिंग नहीं हुई थी किसी भी चीज के ऊपर, आम सहमति से, यानी कि सर्वसम्मति हुई थी सबकी। तो 370 की सर्वसम्मति थी। ठीक है। तो इसको क्या किया गया कि ये अंगीकार कर लिया गया, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जो है भारत में शामिल कर लिया गया। कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तानी कब्जे में है, जो आज पीओके के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 1950 में भारतीय संविधान जो है वो बन करके आता है। तो 1950 में जब भारतीय संविधान आया, तो जिसमें भारतीय संघ की जो संगठन इकाइयां हैं उनको 4 तरीके से डिवाइड कर दिया। यानी कि भारत के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमने क्या किया कि इन इकाइयों को जो शामिल हुई थी 4 हिस्सों में डिवाइड किया।
एक हिस्सा बनाया हमने भाग ए। तो राज्य किस आधार पे बने थे हमारे? राज्य बने थे हमारे ए बी सी डी, इस तरीके से। तो पार्ट ए, भाग ए बना। भाग ए में थे जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल किया गया, यानी कि जो ब्रिटेन के कब्जे में थे, भाग ए में वो शामिल हुए। और इसमें कौन थे? प्रशासक, एक निर्वाचक, प्रशासक और एक निर्वाचक जो है, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल तैयार की गई यहाँ पे। यानी कि ब्रिटिश प्रांत थे जो, उनके अंदर क्या तैयार किया गया? एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया, ठीक है, साथ में एक निर्वाचित राज्यपाल, ठीक है, और एक राज्य विधानमंडल निर्वाचित, ये बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर के इसमें 9 राज्य शामिल थे, 9 स्टेट को इसमें शामिल किया गया, यानी कि 9 प्रांत इसमें शामिल हुए। देखते जाइए, असम इसमें शामिल था, बिहार शामिल था, बंबई शामिल था, मध्य प्रदेश शामिल था, मद्रास शामिल था, उड़ीसा शामिल था, पंजाब शामिल था, संयुक्त प्रति, ठीक है, संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं, प्रति लिखा है, संयुक्त प्रांत था, ठीक है, वो शामिल था, और पश्चिम बंगाल शामिल था। तो भाग ए में 9 राज्य थे जिसके अंदर ये नाम है। फिर आता भाग बी, ठीक है। भाग बी में कौन था? भाग बी में था पूर्व रियासतों या अनुबंधित राज्य समूह, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के समूह थे, यानी कि जो रियासतें थी, उन रियासतों को जो है वो भाग बी में शामिल कर दिया गया, यानी कि जो जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया। और यहाँ पे रखा गया प्रशासक, प्रशासन कैसा रहा यहाँ पे रखा गया? राज प्रमुख, यानी कि पूर्व राजकुमार, यानी कि पहले जो राजकुमार था यहाँ पे, उसको राज प्रमुख बना दिया गया, ठीक है, यानी कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया एक किस्म से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 9 राज्य शामिल यहीं पे हुए, इसमें भी 9 राज्य शामिल थे, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य, ठीक है, ये जिसको पेप्सू राज्य बोलते हैं, पेप्सू राज्य बोलते हैं। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ठीक है, विंध्य प्रदेश ये शामिल हो गई इसमें, जिसकी पहले रियासतें थी, उन रियासतों को जोड़ करके 9 राज्य बना दिए गए, ठीक है, बी भाग में। सी भाग जो बनता है, सी भाग बनता है, सी भाग में क्या आता है? सी भाग में शामिल किए जाते हैं पूर्व रियासतें और प्रांत, यानी कि कुछ रियासतें बच गई, ठीक है, और जो प्रांत बच गए, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, छोटे मोटे, और रियासतें थी जिनके ऊपर साझा कंट्रोल था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे लेकिन रियासतें थी डायरेक्टली, ठीक है। तो इनको चीफ कमिश्नरी भी बोला जाता था, ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी भी इनको बोला जाता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रशासक होता था, चीफ कमिश्नर बैठता था, ब्रिटेन बैठा था यहाँ पे, वो यहाँ पे निर्णय लेता था। तो यहाँ पे इनको चीफ कमिश्नरी में डाला गया, ठीक है, भाग सी में जो स्टेट थे उनको चीफ कमिश्नरी में डाला गया। और यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 स्टेट को यहाँ पे शामिल किया गया, यानी कि कुल 10 राज्य, जिसमें कौन कौन थे? अजमेर शामिल हुआ, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। कुल मिलाकर के ये 10 थे शामिल, ठीक है। इसके बाद आता है भाग डी, ठीक है, भाग डी। भाग डी में कौन कौन शामिल था? यहाँ पे रखे गए सारे यूनियन टेरिटरीज को, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इनको सिर्फ सेंटर संभालेगा। और यहाँ पे प्रशासक को ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी राज्यपाल, जो आज के समय पे उपराज्यपाल का दर्जा रखता है। और इसमें शामिल कौन थे? इसमें थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुल मिलाकर के आप जब गिनती करेंगे कितने हो जाएंगे? एक तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 10 इसमें, 9 इसमें, और 9 ए में, 9 दूनी 18 और 10 28 और 1 29 टोटल बन गए थे उसी टाइम पे, ठीक है। तो इन राज्यों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, पहली तो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं थी, इन राज्यों की जितनी सीमाएं डिसाइड की गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ठीक नहीं रही, ठीक है। और ब्रिटिश द्वारा जो है राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक नियोजन का परिणाम थी, यानी कि जितनी भी ये सीमाएं बनाई गई थी, ये पहले किसने बनाई थी? ब्रिटिशर ने। किस लिए? अपने पॉलिटिकल काम के लिए, अपनी पॉलिटिकल सुविधा के लिए, अपनी सैन्य सुविधा के लिए, अपनी कंप्लीटली ये था कि इनकी डिप्लोमेटिक प्लानिंग थी इनको बनाने के लिए। तो ये भारत ने तो बनाई नहीं थी, ये सारी की सारी वैसे ही रखी गई जैसी थी। तो इसलिए राज्य सीमाओं का जो है, राज्य की जो सीमाएं उनका पुनर्गठन जरूरी था, कि दोबारा से सीमाएं डिसाइड की जाए। और इनका आधार जो भारत की भाषाओं पर होना प्रस्तावित था, यानी कि भारत के अंदर जो भाषाएं हैं, हम भाषाई आधार पे सीमाओं का पुनर्गठन करेंगे, ये बात पहले से डिसाइड थी हमारी, ठीक है। क्योंकि ये जो है जाति धर्म आधारित पहचानों को जो नेचुरल तौर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बहुत जटिल मामला था, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि जाति धर्म आधारित पहचानों के आधार पर देखेंगे, तो उससे ज्यादा भाषा संबंधी पहचान जो है वो ज्यादा अच्छी थी,
हम जाति के आधार पे ना बांटे, धर्म के आधार पे ना बांटे। भाषा सबसे परफेक्ट साधन था कि हम भाषा के आधार पे स्टेट बना लें, इसलिए प्रस्तावित हुआ था। ठीक है। और ये बात आ गई 1920 के दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के समर्थन में थी। यानी कि 1920 का जो दशक है, 1930 तक की बात हो रही है ये, तो 1930 तक, 1920 के दशक में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने भारत के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट की रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी। ठीक है। रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक होंगे, ये बात कांग्रेस बोलती थी पहले। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस की लीडरशिप में जो सरकार बनी, उसने कहा कि ये ठीक नहीं होगा कि हम भाषा आधार पर राज्य बनाएं। ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत की जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता जो है, उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा। जैसे तो टूट टूट के चले जाएंगे सारे, मेरी भाषा अलग है, मैं अलग बनाऊंगा। क्योंकि उस समय पे जो है हम ये चीज देख रहे थे कि यूरोप के अंदर जो है जितने भी देश बने थे, वो भाषा के आधार पे छोटे छोटे देश बन गए थे अपने आप में, जिसकी जब बड़ी भाषा वो अपने आप में शामिल। जैसे जर्मनी जो हो वो जर्मन भाषा के आधार पे बना है, इटली जो हो इटालियन भाषा के आधार पे बना है। ठीक है। फ्रांस जो है वो फारसी भाषा के फ्रेंच भाषा के आधार पे बना है। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रियन भाषा के आधार पे बना है। इंग्लैंड इंग्लिश भाषा के आधार पे बना है। पुर्तगाल पुर्तगोइस के आधार पे बना है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है स्टेट बने थे, भारतीय नेता लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे टूट के एक यूरोप ना बन जाए यहाँ पे छोटा सा। ठीक है। तो ये समस्या उनको लग रही थी कि नेशनल इंटीग्रेशन खतरे में आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, धर आयोग। धर आयोग भारत सरकार ने गठित किया। धर आयोग में बात किया कि 17 जून 1948 को भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, यानी कि जिसको धर आयोग बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर। ठीक है। एस के धर, 17 जून 1948 को ये कमीशन बनता है। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति हुई। इसके साथ में कुछ और भी थे, सदस्य थे, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी ये। जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, ये भी आपको याद रखने, एस के धर कमेटी में कौन कौन थे। तो इसके अंदर जो है एस के धर तो इसके चेयरपर्सन थे, जगत नारायण पन्ना लाल वो जो है इसके सहयोगी मेंबर थे। ठीक है। इसके अंदर तो इसकी स्थापना ये सिफारिश करने के लिए की गई थी कि इनको ये बताना था कि क्या राज्यों को भाषाई आधार पर बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये बात थी। तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 17 जून को बना था, 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट आ गई। ठीक है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि अपनी सिफारिशें जो इन्होंने दी, इन्होंने कही भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भारतीय राष्ट्र के हित में नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पे स्टेट नहीं बनाए जा सकते, इन्होंने मना कर दिया इस बात के लिए। तो इसने इन्होंने कहा कि भौगोलिक निकटता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और प्रशासन में आसानी जैसी प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसने एक चीज रखी कि आप जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे बनाइए, कि ज्योग्राफिकल तौर पे जो नजदीक पड़ता हो। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे बनाइए कि फाइनेंशियल आत्मनिर्भर कौन है। ठीक है। प्रशासन में आसानी हो, प्रशासनिक सुविधाएं आसान हो जाएं, इस आधार पे स्टेट बनाइए। और इस आधार पे स्टेट इन्होंने कहा कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश करता है। ठीक है। ये बात इसकी थी। इस बात के बाद भी क्या है कि बात बन नहीं रही थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था सरकार के ऊपर। तो जेबीपी समिति बनती है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने इनकी एक कमेटी बनी 1948 में ही। ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार द्वारा धर आयोग की जो सिफारिश है उनको देखते हुए एक भाषाई प्रांत समिति का गठन कर दिया गया। उसकी सिफारिशें देखी, ठीक है, देख ली। अब नई कमेटी बनी, इसमें शामिल हुए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इनको शामिल किया गया, इसको जेवीपी समिति के नाम से जानते हैं हम। तो समिति ने जो है अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दे दी और राज्यों के रीफॉर्मेशन के लिए भाषा को आधार मानने से ऑफिशियल तौर पे मना कर दिया। ऑफिशियल तौर पे मना कर दिया कि नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पे स्टेट नहीं बनाएंगे, ये मना कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि ये बात तो पच नहीं रही थी ना पूरे देश को, पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा था, क्योंकि देश को समझने में गड़बड़ कर रहे थे इस समय पे हमारे लीडर कि हम भाषाई आधार पे क्यों बना रहे हैं।
तो भाषाई आधार पे नहीं बनाने की जो गलती है वो हो रही थी लगातार। तो इस गलती को जो है माना नहीं गया। लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, हम बनाएंगे, भाषा आधार पे ही बनेगा स्टेट। तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार द्वारा मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में पहला भाषाई राज्य बनाया गया। ये क्यों बना? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। और मूवमेंट ये था कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, पोट्टी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने भूख हड़ताल की 56 दिनों तक, और इस भूख हड़ताल के दौरान जो है उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इसके कारण देश में दंगे शुरू हो गए। अब लगा सरकार को कि ये ठीक है, बना देने चाहिए। तो तेलुगु भाषी को जो मद्रास राज्य बनाया गया था, उस मद्रास राज्य से अलग करके तेलुगु भाषी को, तमिल भाषी लोगों को तमिलनाडु में रख दिया गया, मद्रास में छोड़ दिया गया। तेलुगु भाषियों को आंध्र प्रदेश दे दिया गया। तो आंध्र प्रदेश भारत का 1953 में बनने वाला पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना। ठीक है। इसके बाद सरकार ने सोचा कि ठीक है, एक स्टेट बन गया, ये समस्या सोल्व हुई। अब सरकार को लग रहा था कि ये तो पूरे देश में डिमांड उठने वाली है, इसलिए जो है एक आयोग बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। और आंध्र प्रदेश के बाद जो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग जो हमें पता था वो तेज होनी है, वो हो गई। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में वो आयोग बनाएगा, जिसमें 2 सदस्य और भी थे, के एम पणिकर साथ में थे और एच एन कुंजरू। ये पेपर में आए हुए हैं, ये पेपर में आए हुए हैं नाम की फजल अली आयोग में जो फजल अली थे उनके साथ में 2 सदस्य और कौन थे, तो के एम पणिकर और एच एन कंजरू, ये नाम थे। तो दिसंबर 1953 में ये आयोग बन जाता है, ये कमीशन बना दिया गया। तो इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त हुआ। ठीक है। तो इसका मेन मोटिव था कि हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस चीज को लेकर के, कि राज्य कैसे बनाए जाने चाहिए भाषाई आधार पे, किस तरीके से डिवाइड हो। तो 1955 में, सितंबर 1955 में इसकी एक रिपोर्ट आ जाती है, और इसने भाषा एक राज्य के विचार को खारिज कर दिया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, इसने भी मना कर दिया आकर के। ठीक है। बनाया तो इसलिए कि यार ये डिमांड तो तेज होगी। ठीक है। लेकिन भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए भाषा को व्यापक रूप से राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार किया गया। देखो, इसने ये कहा कि एक भाषा एक राज्य, मतलब कि एक भाषा एक राज्य, ये जो बात थी इसको खारिज कर दिया कि एक राज्य में एक ही भाषा होगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसने एक बात और बोली कि भारत को एकजुट रखने के लिए, भारत का इंटीग्रेशन जो है वो बना रहे, भारत सॉवरन बना रहे, भारत की एकता बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए। यानी कि राज्यों का रिफॉर्मेशन होगा तो उसमें भाषा आधार बनेगी, लेकिन भाषा जो है वो डोमिनेंस करने वाली एक भाषा हो, ज्यादा संख्या वाले लोगों की भाषा हो। जैसे तमिल तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई कर्नाटक की, फिर जैसे इस तरीके से। तो इन राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 कारकों को ध्यान में रखा गया कि नए राज्य बनेंगे कौन से। पहली चीज तो कि देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण होना जरूरी है, देश की एकता रहे, देश की सुरक्षा हो। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि भाषा और यानी कि लैंग्वेज एंड कल्चर जो हो वो एक समान हो, एक जैसे हो। तीसरी थी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज थे, यानी कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार के तौर पे देखा गया कि हमें जो है स्टेट इस तरीके से बनाना है कि उसकी वित्तीय जरूरतें पूरी हो, इकोनॉमिक रिसोर्स उसके पास अच्छे हों, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा चल सके, उस तरीके से। चौथी चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक राज्य के साथ साथ जो है राष्ट्र के नागरिकों के कल्याण के लिए योजना और प्रोत्साहन तैयार हो, यानी कि देश के जो नागरिक हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चले और मोटिवेशन जो हो वो उस तरीके से चलता रहे। ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखेगी। 4, तो आयोग ने जो है 4 परतीय वर्गीकरण को समाप्त करने, यानी कि जो ABCD का जो हमने क्लासिफिकेशन की थी उसको समाप्त करने की बात कर दी, और कहा कि हमें जो है उसको खत्म करके 16 राज्य बनाने चाहिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाने चाहिए। तो इसने डिमांड की कि हमें 16 नए राज्य बनाने हैं। ठीक है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, ये बात कह दी उन्होंने। ठीक है। तो सरकार ने सिफारिश जो है वो उसकी स्वीकार कर ली, सरकार ने उसकी सारी सिफारिशें मान ली, और 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने 14 नए राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 7th अमेंडमेंट। ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1956 को,
ठीक है, तो उसमें ये डिसाइड किया कि 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, और आर्टिकल 3 जो है उसमें चेंज किया गया। चलिए इसके अंदर ये देखते हैं कि कौन से राज्य बने। एक राज्य बनता आंध्र प्रदेश, एक बनता असम, एक बना बिहार, एक बॉम्बे, एक जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 के 14 नाम याद रखने हैं आपको। कौन से 14 राज्य बनते हैं, बिल्कुल भारत के नक्शे के ऊपर जाइए, कहाँ से शुरू होते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो पहला कौन सा राज्य आएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा आपका, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। उधर थोड़ा चलेंगे तो बिहार आ जाएगा, बिहार से ऊपर असम और पश्चिम बंगाल जुड़ जाएंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ उनसे थोड़ा चलेंगे तो उड़ीसा जुड़ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश जुड़ जाएगा। ठीक है, और उधर थोड़ा बीच में आएंगे तो मध्य प्रदेश जुड़ जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ में जो है आप बॉम्बे को जोड़ लेंगे, उनके नीचे जाएंगे तो कर्नाटक मैसूर को जोड़ लेंगे, फिर केरल को जोड़ लेंगे। इस तरीके से जो है वो सारे राज्य आपके जुड़ जाएंगे, आपको ऐसे याद कर लेने हैं ये सारे के सारे। ठीक है, फिर है केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश भी तो बनाए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, लक्काद्वीप, लक्षद्वीप है, ये लक्काद्वीप लिखा गया है यहाँ पे, इनको ठीक कर लेना, कई कई जगह गलतियां होती है। लक्षद्वीप बना था, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो कुल मिलाकर के क्या बने, ये बन गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ये बना दी गई। ठीक है, अब बात आती है नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब कौन कौन से नए बने, देखिए 1956 के बाद जो भाषा और संस्कृति की समरूपता के आधार पे कुछ दूसरे राज्य भी जो है वो बन करके आते हैं। यानी कि 1956 में जो डिसाइड हुआ वो तो बन गए, उसके बाद तो मूवमेंट चलना ही था, चलता रहा। तो 1960 में, 1959 में बॉम्बे के मुख्यमंत्री होते थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, तो उस समय पे वहां पे मूवमेंट चलता है मराठाओं का। मराठाओं ने कहा कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हम नहीं रहना चाहते गुजरातियों के साथ। स्टूडेंट्स का मूवमेंट था। अब स्टूडेंट्स के मूवमेंट को जो है मोरारजी देसाई ने कहा कि ज्यादा बकवास मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है रह लो। इस बात को देखते हुए गुजराती भी गुस्सा थे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, गुजरातियों का विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते। गुजरात वालों ने बोल दिया, गुजरातियों ने, कि हम भी नहीं रहना चाहते। अब दोनों तरफ से विद्रोह। इसी कारण से क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार ने उस समय पे मुख्यमंत्री होते हुए लाठीचार्ज करवा, बहुत बुरे तरीके से स्टूडेंट्स को पीटा गया, मारा गया, और उठा उठा के जेलों में भर दिया गया। इससे क्या हुआ कि देश के अंदर मूवमेंट खड़ा हो गया, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया कि स्टूडेंट्स को पीटा गया है, मारा गया है, और हिंसा बहुत जबरदस्त तरीके की हो गई। और आपस में ये दिक्कत हो गई कि गुजराती और मराठी लड़ने भिड़ने शुरू हो गए। दंगा अब आ गया भाषा के आधार पे आपस में लड़ने वाला, सिविल वॉर की तरह मामला चल गया। तब डिसाइड किया कि भाई रुक जाओ, बना देते हैं। और वहीं से बॉम्बे को तोड़ करके, बॉम्बे का नाम बदल करके दो स्टेट बने, महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में बॉम्बे को दो अलग भागों में डिवाइड कर दिया, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र बन गया और गुजराती लोगों के लिए गुजरात बन गया। ठीक है, दादरा और नगर हवेली जो 10वें संवैधानिक 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो दादरा नगर हवेली को वो जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। फिर गोवा, दमन और दीव, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इन दोनों को भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, गोवा, दमन और दीव। और गोवा को 1967 में राज्य का दर्जा भी दे दिया गया एज ए स्टेट। 67 गलत लिखा है, शायद ये 87 आना चाहिए। ठीक है, 1987 में इसको एक स्टेट का दर्जा मिला गोवा को। ठीक है, पहले तो ये बने थे 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी। ठीक है, गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। पंडुचेरी जो है, पंडुचेरी को 14th अमेंडमेंट से क्या है कि 1962 में, क्योंकि इसको 1961 में तो हमने आजाद करवाया था गोवा को और पंडुचेरी को, किससे, फ्रेंच से, पुर्तगाल से गोवा को आजाद करवाया था 61 में। तो इसके बाद इसको जोड़ा गया था। 1961 में क्या है, 1962 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया पंडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन से। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को अलग किया। 1966 में क्या हुआ कि पंजाब का विभाजन हुआ, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और पंजाब का विभाजन हुआ तो हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया, और जो चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना करके दोनों स्टेट की राजधानी बना दिया। और हिमाचल प्रदेश जो था उसको भी अलग किया गया था, हिमाचल प्रदेश को 1971 में कंप्लीट पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम को जो है सिक्किम को क्या किया गया था कि सिक्किम को
1974 में अ, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो वहाँ के जो है शासक होते थे उनको कहा कि देखो अकेले रह के क्या करोगे, भारत में आ जाओ। तो एक देश था ये पूरा सिक्किम। तो सिक्किम एक देश होने के साथ क्या है कि इसको धीरे धीरे करके क्या किया कि 35वां संविधान संशोधन किया। और उसको पहले इंदिरा गांधी गई और जाके वो बोले कि अच्छा, बड़ा स्टेट है, बड़ा देश है, तो ऐसे करोगे, जाओ कर लो जो करना है। इंदिरा गांधी अंदर बैठी थी, इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो आप जो कह रहे हो वो कहने के लिए ठीक है, व्यवहार में ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कौन हो तुम, भागो यहाँ से। वो कही कि उसने कहा कि देखो मैं अगर यहाँ से बाहर जाऊंगी तो बाहर कोई और खड़ा है, वो अंदर आ जाएगा। बोले कौन खड़ा है, बोले कि भारत की सेना खड़ी है बाहर। अब वो बोले कि अरे मजाक कर रहा था मैं तो, छोटे राज्य हैं, मजाक भी नहीं करेंगे, बताइए क्या करना है। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, साइन कीजिए, भारत में शामिल हो जाइए। बोले कि ठीक है हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त मान लीजिए। बोले कि क्या क्या शर्त माने, कि इस राज्य के मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। बोले कि ठीक है, आपको ही साइन कर रहे हैं, आपको ही बना, उनको मुख्यमंत्री बना दिया 35th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 35th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया 35वें संशोधन के द्वारा। और 36वें संशोधन के द्वारा जो है इसको भारत का राज्य बना दिया गया। 35वें संशोधन से 1974 में इसको भारत में शामिल करना, 1975 में 36th अमेंडमेंट के द्वारा इसको भारत में जोड़ लेना, एक राज्य के तौर पे पूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम को जो है प्रशासन के संबंध के रूप में यह भी देखा गया कि सिक्किम के लिए हमने एक अलग से आर्टिकल भी जोड़ा संविधान में, अनुच्छेद 371F। इसमें सिक्किम की बात है 371F। इसके बाद बात बनती है 1987 में जो है वो गोवा बना था। फिर जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों बनते हैं वर्ष 2000 में। आपको याद करना है कि छत्तीसगढ़ अलग बना था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तीनों 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना फिर बाद में बनता है, सबसे लास्ट में अभी जो वो तेलंगाना ही बना है। ये क्या है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार कि आंध्र प्रदेश को दो अलग अलग राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड कर दिया गया है। तो दोनों राज्यों की जो वो संयुक्त राजधानी फिलहाल में हैदराबाद थी, अब उसको तोड़ करके हैदराबाद जो वो तेलंगाना की राजधानी बन गई है। 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 साल तक राजधानी दोनों की एक ही रहेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भी और इसकी भी। तो अब क्या किया गया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनी, अमरावती। तेलंगाना की राजधानी कौन सी बनी, हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी है अब हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की है अमरावती। ठीक है, भारत का ऐसा पहला स्टेट है जिसने जो है बनी बनाई राजधानी अलग होते हुए अपने पास रख ली। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, दोबारा से रिफॉर्मेशन हुई इसकी। तो भारतीय संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था। ठीक है, 5 अगस्त 2019, जिसने जो है भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक हो गई जम्मू और कश्मीर, दूसरी हो गई लद्दाख। तो दो यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये जो हैं ये भी पहले होती थी। अब क्या कर दिया गया, कुल मिलाकर के इनके बनने के बाद तो भारत में 9 हो जानी थी, 9 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने थे। लेकिन अब हुआ क्या कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, ये क्या है कि पश्चिम के भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो हैं, अ, ये केंद्र शासित प्रदेशों का दोनों का आपस में विलय कर दिया गया, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो इनको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जुलाई 2019 में जो भारत सरकार ने जो है इस विलय को स्वीकार कर लिया, इसकी घोषणा कर दी थी। ठीक है, और आवश्यक जो कानून बना था, आवश्यक कानून जो है वो दिसंबर 2019 में आया और भारत की संसद में इसको पास कर दिया गया। और 26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। यानी कि 26 जनवरी 2020 को जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनको जोड़ करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो ये जो क्षेत्र है ये 4 अलग अलग भौगोलिक संस्थाओं, यानी कि दादर नगर हवेली, दमन दमन और दीव द्वीप, इनसे मिलकर के बना है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में गोवा में राजधानी के साथ जो सभी 4 क्षेत्र पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे। यानी कि जो गोवा था वो पुर्तगाल के कब्जे में था, तो पुर्तगाल से छुड़ाया गया, भारत ने छुड़ाया था। ठीक है, तो
ये क्या है कि 1961 में छुड़वाया गया था, इसको याद रख लेना, 1961 में अलग किया गया था। तो इसलिए जो भारत में वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये फिलहाल का डेटा है। कुछ और भी स्टेट हैं जिनकी डिमांड चल रही है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको देख लेने, पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे अवध का डिमांड चल रही है, बघेलखंड की चल रही है, बाराक स्टेट की चल रही है, भील प्रदेश की चल रही है, भोजपुर की चल रही है, ठीक है, बुंदेलखंड की चल रही है। ये कहाँ कहाँ से कैसे चल रही है ये आपको देख लेनी है, ठीक है, ये लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद जो जैसे गोंडवाना लैंड की चल रही है, ठीक है, कोडागू की चल रही है, कोंगू नाडू की चल रही है, कोंकण की चल रही है, कौशल की चल रही है, मालवा की चल रही है, मरु प्रदेश की चल रही है, पूर्वांचल की चल रही है, रायल सीमा की चल रही है, ठीक है। रयाल सीमा, ये आंध्र प्रदेश से अलग होने की बात है। फिर और भी कुछ डिमांड हैं, जिनमें जैसे कि ये वही आ गई, सारे के सारे वापस ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट की डिमांड चल रही है, इन स्टेट को आपको याद रख लेना है। और अगर और भी कुछ पढ़ना पड़े कि स्टेट्स के बारे में कैसे पढ़ना, थोड़ा और ब्रीफ में चीजें, आपके पास जो इंडियन पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने नोट्स भेज रखे हैं, वहां पे मैंने थोड़ा और थोड़े ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, कि किस तरीके से कौन से स्टेट बनेंगे, कैसे डिमांड चल रही है, वो सब चीजें वहां पे एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे जो है हम इसको अभी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और जो अब बच गया आपका टॉपिक, वो बच गया है भारत में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज के बाद जो आपका आता है कि जो नेशनल पार्टीज हैं, उनके बारे में कौन सी पार्टी क्या है, कैसे कब बनी, क्या उसका स्टेटस है फिलहाल में, उनके ऊपर। और फिर जो है भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, जैसे कि ये इनके सारे सिंबल हैं, कहाँ पे इनकी कितना पार्टिसिपेशन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि जो स्टेट पार्टी जो है वो कौन सी है, भारत में क्षेत्रीय दल कौन से हैं, ठीक है, और क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी है फिलहाल में, इनके बारे में सारी चीजें जो भी कुछ होगा हमसे, ठीक है। फिर हम एक एक पार्टी का ये भी देखेंगे कि ये हैं कौन सी पार्टी, इनके पास कौन सी पार्टी काम करती है, इनके क्या क्या सिंबल हैं, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में, जो बिल्कुल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है कल जो होगी, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम एक चीज और देखेंगे, जो इसके बाद में एक चीज बचती है इन पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्कशन के बाद में, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। और जो है वो कौन सी कमेटियां कब बनी हैं, क्या उनकी सिफारिशें रही हैं, और भारत ने जो है वो, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उसने कौन सी बातें मानी हैं, कौन सी, जैसे ये इतनी सारी कमेटियां बनी हुई हैं, ठीक है, ये सारी कमेटियों के ऊपर हम बात करेंगे। फिर जैसे भारत के अंदर जो चुनाव सुधार हुए हैं, 2000 से पहले कौन से हुए हैं, 2000 के बाद कौन से हुए हैं, फिलहाल में कौन सी नई डिबेट चल रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो सब चीजें हम डिस्कशन में लेने वाले हैं, ठीक है। तो भारत के चुनाव आयोग में जो है जो भारत की इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पर्सन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये कंप्लीट आज का जो है, आज का पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, शाम को क्लास जो है उसका वेट कीजिए, वो आपकी यूट्यूब पे ही रहेगी, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। तो अब के लिए इतना ही।